हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीरीज की पहली संख्या कितनी है? 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद 35 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी? ध्यान दीजिए। देखिए, सीरीज की पहली संख्या कितनी है? 11, 11 से संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई, 14 के बाद 19 हो गई, 19 के बाद कितनी हो गई? 26 हो गई, 26 के बाद कितनी हो गई? 35, 35 के बाद हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 11 से 14, तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो संख्या कितनी बढ़ गई है? तो यानी कि हम लोग 11 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 से 19, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 14 से 19 कैसे पहुँच सकते हैं? तो इसमें +5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 19 से 26, 19 से 26 हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो 19 में हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों कितना? यानी कि 7, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 26 से 35, तो 26 और 35 के बीच में कितने का अंतर है? +9 का अंतर है। कितने का अंतर है? +9 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर हो जाएगा? कि आपको नज़र आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक स्टेप और नीचे चलेंगे, यानी कि 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का अंतर है। तो आगे भी क्या हो जाएगा? यानी कि 2 का अंतर, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। तो आगे क्या हो जाएगा? 35 में हम लोग क्या करेंगे? 11 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 35 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यदि मदर को HERMOT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में फैमिली को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मदर का कोड कैसे किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? M है, OTHE और उसके बाद दोस्तों R दिया गया है। ठीक है, उसको क्या लिखा गया है? उसको लिखा गया है दोस्तों HER। ठीक है, उसके बाद क्या है? MOT। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने से पहले यानी हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? शब्दों को और अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है मदर, ठीक है ना? मदर में कौन कौन से अक्षर हैं? M है, O है, T है, H है, E है, R है, और नीचे देखेंगे HERMOT। हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अक्षर का प्रयोग ऊपर किया गया है सेम टू सेम उसी अक्षर का प्रयोग नीचे भी किया गया है। ठीक है, बस उनका क्रम यहाँ पे चेंज हो गया है। क्रम कैसे चेंज हुआ है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों MOT, ध्यान से देखिएगा, MOT है। यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या हो गया है? MOT है। ठीक है, यहाँ पे देखिए HER है और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों HER है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या किया गया है? 3 का ग्रुप बना दिया गया है। 3 का ग्रुप का मतलब क्या हो गया? देखिए MOT, ध्यान दीजिएगा, MOT है ना, यहाँ भी देखिए क्या है? MOT है। यानी कि पहले 3 अक्षरों को क्या कर दिया गया है? लास्ट में लिख दिया गया है, अंतिम में लिख दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों HER, यानी कि आखिरी के 3 अक्षरों को दोस्तों क्या कर दिया गया है? शुरुआत में HER कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे 2 ग्रुप बना दिया गया है 3 अक्षरों का। ठीक है, चलिए हम लोगों को लॉजिक पता चल गया। अब हम लोग क्या बताएंगे? फैमिली को कैसे कूट किया जाएगा। ठीक है, फैमिली में कौन कौन से अक्षर हैं? देखिए FAMILY। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो शुरुआत के 3 ग्रुप कौन से बन जाएंगे? मतलब एक ग्रुप कौन सा बन जाएगा? देखिए FAM, ध्यान दीजिएगा, FAM को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा FAM। ठीक है, उसके बाद देखिए आखिरी के जो 3 अक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा, ILY, इसको हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ILY। तो हमारा कोडबद्ध क्या हुआ? मतलब कि हमारा अक्षर कौन कौन सा बना? ILY FAM। तो हमारा किस वाले ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, UPSI का पूछा गया यह क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल है, देखिए
अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे दूरी यानी कि डिस्टेंस को बताना है। यह क्वेश्चन दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैप को समझेंगे और मैप में दोस्तों दिशाएं कहाँ पे होती हैं उनको समझेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, दाएं और बाएं उसको मुड़ा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा दोस्तों हमारा क्या, मैप। क्या रहा दोस्तों, मैप। जैसा कि हम सभी जानते हैं मैप में कितनी दिशाएं होती हैं, तो मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा, बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अन्य दिशाएं भी होती हैं दोस्तों, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको हम लोग उत्तर पूर्व कहेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग उसको नहीं सीखेंगे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हुआ कि अतुल जो है सबसे पहले क्या करता है, उत्तर की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले अतुल को उत्तर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये है पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है। यहाँ से अतुल ने चलना शुरू कर दिया और 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर। तो मैप में देखिए उत्तर दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, यानी तो कितना चलेगा ये, 5 किलोमीटर। किसी को भी चलाइए तो इस सेंटर पॉइंट से हम लोग चलाएंगे, यानी उत्तर की ओर चला गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर का दायां पूरब होगा या पश्चिम होगा। तो जब बात उत्तर की हो तो अपना दायां हाथ उसका दायां हाथ, मतलब उसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसका दायां हाथ अपना दायां हाथ, उसका बायां हाथ अपना बायां हाथ, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ाना है उसको 3 किलोमीटर। तो यानी कि हम लोग उसको किधर मुड़ाएंगे, पूरब की तरफ। किधर मुड़ाएंगे, पूरब की तरफ। और कितना चलेगा ये, 3 किलोमीटर। कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वह क्या करता है दोस्तों, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, इस बार फिर से वह 5 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, दाहिनी ओर मुड़ेगा। तो बताइए, दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ये उत्तर की ओर मुड़ेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर वह पूरब की तरफ जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर का मतलब क्या हो गया, दक्षिण की ओर। और कितना चलेगा दोस्तों, ये 5 किलोमीटर। कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। और क्या करता है दोस्तों, वह पहुंच जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ए से चला था, ये बी पर पहुंच गया है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, ये ए से लेकर के बी के बीच की दूरी हमें बताना है, मतलब कि ये वाली दूरी यहाँ पे बताना है। तो क्या नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। ये वाली दोस्तों दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली दोस्तों दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ये वाली दूरी दोस्तों कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, तो ये वाली दूरी भी दोस्तों हो जाएगी 5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 किलोमीटर। कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी अतुल अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर पर स्थित है, 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख का है, यानी कि वेन डायग्राम का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला शब्द है दोस्तों कलम। क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कलम दिया गया है, ठीक है। दूसरा शब्द यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल। और तीसरा वाला कौन सा है, कागज। क्या है, कागज। देखा जाए दोस्तों, तीनों जो है लिखने पढ़ने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि या दुकान पे जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान पे जहाँ कापी किताब मिलता है, तो यानी कि ये सब चीज़ें वैसे ही संबंधित हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कलम और पेंसिल, क्या आपस में कोई यहाँ पे रिलेशन बनेगा या कोई भी यहाँ पे संबंध यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। कलम अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है। पेंसिल और कागज़, क्या इनमें कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। पेंसिल पेंसिल होती है, कागज़ कागज़ होता है। कलम और कागज़ में क्या कोई यहाँ पे समानता दिख रही है, कोई समानता नहीं है। कागज़ पर हम लोग लिखते हैं, कलम से लिखते हैं,
यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं कलम, पेंसिल, कागज, ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या है दोस्तों, अलग अलग हैं। तो हमारा वो वेन आरेख सही होगा, मतलब वह वेन आरेख सही होगा जिसमें तीनों वेन आरेख अलग अलग बनाए गए हों। तो अलग अलग देखिए किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में। तो हमारे इस प्रश्न का तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, तीनों वेन आरेख अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, आरोही क्रम। आरोही क्या होता है दोस्तों, बताइए, आप लोगों ने मैथ तो पढ़ा ही होगा। देखिए आरोही का मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों क्या है, जिला है। नंबर 2 पे दोस्तों क्या है, नगर है। नंबर 3 पे क्या है, राज्य है यानी स्टेट है। नंबर 4 पे दोस्तों क्या है, पंचायत है। नंबर 5 पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देश है। तो देखा जाए दोस्तों, जिला, नगर, राज्य, पंचायत, देश, इसमें दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा होता है क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत, कुछ भी। यहाँ पे तो क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत दिया नहीं गया है, तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पंचायत। क्या हो जाएगा, पंचायत। अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग भी लगाइए, ऑप्शन पे भी नज़र रखिए। देखिए इसमें शुरुआत 1 से हुई है, गलत हो गया। इसमें शुरुआत दोस्तों 2 से हुई है, गलत हो गया। बचा हमारा बी और डी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर वाला जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, पंचायत से बड़ा क्या होता है, तो पंचायत से बड़ा बताइए, नगर होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नगर होगा, जिला होगा, राज्य होगा या देश होगा। तो दोस्तों जो पंचायत होती है उससे बड़ा क्या होता है, नगर होता है। क्या होता है, नगर होता है। पंचायत का बड़ा रूप क्या कहलाएगा, नगर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर। कौन आ जाएगा, 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 है, उसके बाद दोस्तों 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। बचा हुआ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2, 1। यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ आती है स्टूडेंट को, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजन उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में आएगी, नगर और ज़िले में। तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है कन्फ्यूजन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नगर से बड़ा जिला होता है। ठीक है, और जिला से छोटा क्या होता है, नगर होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद कौन आता, वहाँ पे आता दोस्तों 1 नंबर, यानी कि जिला आएगा। जिला के बाद दोस्तों हम सभी को पता है यहाँ पे आएगा राज्य आएगा, यानी स्टेट आएगा। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा यहाँ पे, मतलब 3 नंबर वाला। उसके बाद दोस्तों लास्ट में कौन आएगा, 5 नंबर, यानी कि देश। तो हमारा क्रम जो है आरोही क्रम दोस्तों यही बनने वाला है। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर पंचायत, 2 नंबर क्या नगर, 3 नंबर क्या जिला। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर वाला मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा राज्य, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, देश, यानी कि कंट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई प्रश्न आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक अधूरी आकृति है। ठीक है ना, और चारों ऑप्शन में से कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोग यहाँ पे अगर फिट कर दें तो जो अधूरी आकृति है बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आकृति नहीं फिट बैठेगी उसको देखेंगे। भाई जो आकृति नहीं बैठेगी, अगर वो ऑप्शन हमारा कट जाएगा तो बची हुई आकृति क्या हो जाएगी, फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो गोला है ये बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये ऐसे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रंग उठेगा। किस रंग से, काले रंग से। किस रंग से, काले रंग से। ठीक है, काले रंग से रंगेगा कि नहीं रंगेगा, नहीं रंगेगा दोस्तों, काले रंग से नहीं रंगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सफ़ेद है, यहाँ भी सफ़ेद है, यहाँ भी सफ़ेद है, यहाँ भी सफ़ेद है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन भी आ जाएगी बीच में। देखिए ये ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पहले वाले ऑप्शन में नज़र डालिए, यहाँ पे दोस्तों ये अधूरा है, ये पूरा पूरा यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, यहाँ पे देखिए बी वाले को,
तो बी वाला देखिए ये हमारा दोस्तों उल्टा है, ध्यान दीजिएगा बी वाला क्या है दोस्तों उल्टा है, जबकि ये जो उभरा हुआ यानी गोलाई वाला भाग है दोस्तों ये ऊपर साइड में होना चाहिए, ये कहाँ पे है, ये इस साइड में, मतलब कि यहाँ वाला हिस्सा दिया गया है, तो बी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक गोला दिया गया है छोटा सा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कैसे बनेगा, ये वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो ये वाला हमारा ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये ऐसे ऐसे जुड़ेगा, ठीक है ना, तभी हमारा एक बन जाएगा, और ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों नीचे साइड में गोलाई है जो कि ये वाला हिस्सा दिया गया है, ठीक है, जबकि इसमें गोलाई ऊपर की ओर होनी चाहिए जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 5 + 6 भागे 3 - 2 × 5 = 13। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मतलब जो यहाँ पे अक्षर दिए अंक दिए गए हैं उनमें चिन्हों को हम लोग बदलाव करेंगे, तो यानी हमारा 13 आना चाहिए। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष बराबर क्या होना चाहिए, दायां पक्ष होना चाहिए। हमारा पहला वाला चिन्ह क्या दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पे दिया गया है प्लस और भाग, यानी कि प्लस और डिवाइड को बदलेंगे तो क्या हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इस प्रश्न में ट्रिक हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए सी, दरअसल ये सी नंबर नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी नंबर, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा बी नंबर, और ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस और गुणा है, यहाँ पे क्या है भाग और गुणा है, यहाँ पे क्या है भाग और माइनस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए भाग है, यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग कहाँ पे है, तो भाग है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 6 में भाग जाएगा 3 का, तो क्या जाएगा, क्या मतलब 6 कट जाएगा 3 से, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो हमें जो भाग वाला चिन्ह है दोस्तों उसको नहीं बदलना है, क्या करना है, जो भाग वाला चिन्ह है उसको हमें नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें जिसमें भाग है उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग दिया गया है, इसको नहीं बदलें, मतलब इसको नहीं चेक करेंगे। यहाँ भी भाग दिया गया है, इसको भी हम लोग चेक नहीं करेंगे। यहाँ भी भाग दिया गया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो चेक किसको करेंगे, यहाँ पे प्लस और गुणा को, क्योंकि भाग वाला दोस्तों यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस और गुणा को आपस में बदलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, 5 के बाद प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, गुणे 6 भागे कितना हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 2 दिया गया है 2 लिखेंगे, गुणा की जगह पे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। इसको हम लोग हल करेंगे, यानी किस नियम से, बोर्ड मास के नियम से। आप लोगों ने मैथ में सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण चैप्टर में पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, छोटा मझला बड़ा, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कोष्ठक तो है नहीं, मतलब ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग वाले पद को हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6 में भाग जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद गुणा वाला पद यानी 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब प्लस वाले को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये 15 में से दोस्तों 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लस और गुणा वाले चिन्हों को आपस में बदल देंगे तो हमारा जो समीकरण है यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध को दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें बताना है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पे जो है विकल्प सही होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का है, यानी कि कोडेड असमानता चैप्टर का। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3-4 चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कि एक ऐसे होता है,
एक ऐसे होता है, ठीक है, एक ऐसे ऐसे होता है, एक ऐसे ऐसे होता है और एक यहाँ पे बराबर का। तो मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है ना, तो जिधर ये दोस्तों ये मुख खुला हुआ होगा, ठीक है ना, यह वस्तु क्या होगी, या यह अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। और जिधर भी दोस्तों यहाँ पे दोनों चोंच टाइप में जुड़ा हुआ होगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समान छोटा हो जाएगा। समान हो, अक्षर हो, अंक हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी कि चिन्हों का प्रयोग, इसका मतलब क्या हो गया, ये इस साइड वाला मुख खुला हुआ बड़ा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चिन्ह का प्रयोग और होता है, कौन सा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों होता है जिधर मुख खुला हुआ रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। जिधर चोंच टाइप में होगा, मतलब कि दोनों यहाँ पे जुटा हुआ होगा, वो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसका मुख खुला हुआ जिस साइड में वो बड़ा, और नीचे जो इसे लाइन रहती है ना, उसका मतलब होता है बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, इस चिन्ह का मतलब बड़ा या बराबर, और उधर रहेगा तो छोटा या बराबर। और बराबर का मतलब तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कथन को देखते हैं। कथन को हमें पढ़ना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है। कथन को बस आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चलेंगे निष्कर्ष पे। तो पहले वाले निष्कर्ष में दोस्तों क्या दिया गया है, ई और एस के बीच में संबंध बताया गया है, ठीक है। तो ई बड़ा है दोस्तों एस से। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसका मुख किसकी तरफ खुला हुआ है, ई की तरफ। तो हम लोग कथन में चलेंगे ई और एस के बीच में। कहाँ कहाँ, ई और एस के बीच में। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे एस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एस है। इनके बीच में कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो एक चिन्ह का प्रयोग ये ऐसे हुआ है, एक चिन्ह का प्रयोग ये ऐसे हुआ है। भाई ये वाला चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ये वाला चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोनों चिन्ह का मुख देखिए किधर खुला हुआ है, तो दोनों चिन्हों का मुख किधर खुला हुआ है दोस्तों, ई की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, इस चिन्ह का मतलब हो गया बड़ा या बराबर, और या इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो जब भी आपको दोस्तों बड़ा या बराबर या फिर बड़ा का चिन्ह का दोनों में आपको तुलना करना हो, तो हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे, बड़े वाले को। किसको देंगे, बड़े वाले को। और यहाँ पे निष्कर्ष में कहा भी गया है कि ई जो है बड़ा है एस से। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे वाले कथन को देखिए, दूसरे वाले निष्कर्ष को देखिए। यहाँ पे क्या है, ई से जो है एच बड़ा है, या कह सकते हैं ई छोटा है एच से। तो हम लोग ई नहीं आई, ठीक है ना। तो आई और एच के बीच में चलेंगे। यहाँ पे है दोस्तों क्या, आई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एच। इनके बीच में चिन्हों को देखिए, तो एक चिन्ह का प्रयोग ऐसे हुआ है, एक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे बराबर वाला हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि एच बड़ा है आई से। क्या हुआ, एच बड़ा है आई से, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह का प्रयोग तो किया ही नहीं गया है कि नहीं, बताइए आप। यहाँ पे क्या बड़े वाले चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों, यहाँ पे देखिए बड़ा या बराबर, यहाँ पे दोस्तों क्या है, बराबर। बड़ा या बराबर या फिर मतलब कि बड़ा या बराबर या फिर बराबर में हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, हमेशा बड़े को देते हैं। किसको, बड़े को। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा या बराबर है, यहाँ पे बराबर है, जबकि निष्कर्ष में कहा जा रहा है एच बड़ा है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे अनुसरण करता है, जो कि हमारे किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण यहाँ पे कर रहा है। अगर किसी भी भाई बहन को इस चैप्टर में कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं डिटेल वाइज इसकी क्लास आपको दे दूंगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास नहीं तो 40 मिनट की क्लास में आप लोग इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। अभी मैं सिखाने लगूंगा ना डिटेल वाइज, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जिन भी भाई बहन को ये चैप्टर आता होगा उनको फिर लगेगा कि ये इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए जिस भी भाई बहन को कन्फ्यूजन इस चैप्टर में हो, आप लोग कमेंट करेंगे, किसी भी चैप्टर में हो, तो मैं उसका जो है डिटेल क्लास आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, कथन दिया गया है, उसके बेस पे क्या है, निष्कर्ष निकाला गया है। तो कथन निष्कर्ष, कथन में दोस्तों क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है वृद्ध व्यक्तियों को, ध्यान दीजिएगा, वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यानी कि ये कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ ना। निष्कर्ष क्या निकाला गया, देखिए युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। बताइए क्या युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है,
कथन में क्या युवाओं की बात हो रही है? नहीं हो रही है भाई। कथन में सिर्फ इतनी बात कही गई है कि वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब या फिर बचना चाहिए। डायरेक्ट कहा भी नहीं गया है कि नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। तो क्वेश्चन निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि युवाओं की बात किया जा रहा है। बात कथन में वृद्ध व्यक्तियों की हो रही है, निष्कर्ष युवाओं का निकाला गया है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। कंडराओं शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, लीगामेंट की बात हुई है। आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें कंडरा या लीगामेंट या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कंडरा क्या होता है। तो आप बताइए, क्या कथन में कहीं भी कंडरा के बारे में, लीगामेंट के बारे में क्या कोई भी जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। तो भाई हम लोग निष्कर्ष भी तो नहीं निकाल सकते ना। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, दिमाग लगाना है जो इस कथन में दिया गया है उसके बेस पर ही निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडराओं की बात किया जा रहा है कि कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुँच सकता है। भाई हम कैसे मान लेंगे कंडराओं में नुकसान पहुँच सकता है? कथन में कंडराओं के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। आप लोग भावुक होकर, इमोशनल होकर अपने मन से दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो इस टाइप के प्रश्नों में कथन निष्कर्ष, कथन अजम्पशन वाले जो प्रश्न होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, इसमें आप गलत कर दोगे। अपने दिमाग से भावुक होकर दिमाग मत लगाइएगा, जो कथन में दिया गया है उसी के बेस पे आंसर देंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष बी यहाँ पे पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी विषम संख्याओं के पहले, विषम संख्या आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि विषम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में, मतलब जो सीरीज दी गई है, कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आती है। ठीक है ना। विषम संख्या का मतलब दोस्तों क्या हो गया, समझिएगा। विषम संख्या का मतलब होता है दोस्तों जो अपने आप से कटे, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, संख्या मतलब अंक जो है 1 से कटेगा। मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप से और सिर्फ 1 के अलावा किसी और से न कटे, वही हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 के पहले तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो 2 के पहले 4 आना चाहिए, तो 2 मान लीजिए सम संख्या हो गई। 6 भी सम संख्या, ये देखिए 6 भी सम संख्या, 3 हमारा विषम संख्या है। लेकिन उसके पहले दोस्तों यहाँ पे 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसके पहले यहाँ पे 4 नहीं है, जबकि उसके बाद में 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 सम संख्या, 5 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और दोस्तों 5 के पहले यहाँ पे क्या है? 4 भी है। क्या है? 4 भी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा। आगे चलिए, 2 सम संख्या। ठीक है, 4 क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी दोस्तों सम संख्या। 9 दोस्तों देखिए 4 और 9 क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे? विषम संख्या। क्या हो जाएगी? विषम संख्या। ठीक है ना। तो विषम संख्या सॉरी यहाँ पे अपने आप से नहीं होगा, यानी कि विषम संख्या वह संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों जो अपने आप से कटेगी या फिर अपने जो है गुणज से भी कट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गुणज से भी कटती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 भी क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो यानी कि ये 3 का गुणज ये तो है ना, 3 का मल्टीप्लाई भी है, तो गुणज से भी कटती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है तो वहाँ पे थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता दिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है? 9, और 9 से पहले दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो एक हमारा ये ग्रुप बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 6 नहीं सम संख्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है? 3। क्या है दोस्तों यहाँ पे? 3। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? 4। 3 क्या है दोस्तों यहाँ पे? विषम संख्या। उसके पहले क्या है? 4 है। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे 8 है जो कि सम संख्या होती है, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 दोस्तों क्या, 4 तो पहले आना चाहिए लेकिन ये सम संख्या हो गया। तो यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं हो गई दोस्तों? देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 3 ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी के पहले क्या है? 4 है। ठीक है, और बाकी सभी क्या है? सम संख्या है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल वाइज उसका जो है आपको क्लास ज़रूर दूंगा। ठीक है, चाहे किसी भी चैप्टर में समस्या हो, सिलोजिज्म में, न्याय निगमन में, एनालॉजी में,
ब्लड रिलेशन में यानी रक्त संबंध में, दिशा दूरी में, ठीक है, कथन अजम्पशन वाले में, कैलेंडर में, क्लॉक में, कोई भी ऐसा चैप्टर हो रीजनिंग का XYZ, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसका डिटेल वाइज क्लास आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर में आपको कोई भी कोड याद नहीं कराऊंगा, जितने भी इसमें 14 से 15 टाइप के सवाल बनते हैं ना, बिना किसी कोड के पूरे कैलेंडर को आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। किसी भी टाइप में, चाहे उसमें दोनों में डेट समान हो ना समान हो, वर्ष में समान हो ना समान हो, कोई भी चैप्टर में किसी भी परेशानी की हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका क्लास आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।